नमस्कार दोस्तों, मैं भावना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भावना इन्फॉर्मेटिव पर। आज मैं आप लोगों के लिए महात्मा गांधी जी की सत्य के प्रयोग आत्मकथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये किताब महात्मा गांधी जी ने स्वयं लिखी है और इसको 5 भागों में बांटा गया है, परंतु हर भाग के अपने अनुभाग हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में भाग 1 के अन्य अनुभागों का अनुसरण करेंगे। इससे पहले वीडियो में जो अनुभाग पूरे हो चुके हैं वो इस प्रकार हैं: जन्म, बचपन, बाल विवाह और पतित्व। तो आज हम हाई स्कूल में अनुभाग से शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि ब्याह के समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जेठे भाई ऊपर के दर्जे में थे और जिन भाई के ब्याह के साथ मेरा ब्याह हुआ था वे मुझसे एक दर्जा आगे थे। ब्याह का परिणाम यह हुआ कि हम 2 भाइयों का 1 वर्ष बेकार हो गया। मेरे भाई के लिए तो परिणाम इससे भी बुरा रहा। ब्याह के बाद वे स्कूल में पढ़ ही नहीं सके। कितने नौजवानों को ऐसे अनिष्ट परिणाम का सामना करना पड़ता होगा, भगवान ही जाने। विद्याभ्यास और विवाह दोनों एक साथ तो हिंदू समाज में ही चल सकते हैं। मेरी पढ़ाई चलती रही। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंद बुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें मेरे आचरण या अभ्यास के खराब होने की टीका कभी नहीं हुई। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और 5वीं तथा 6ठी कक्षा में क्रमशः प्रतिमास 4 और 10 रुपयों की छात्रवृत्ति भी मिली थी। इसमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। ये छात्रवृत्तियां सब विद्यार्थियों के लिए नहीं थी, बल्कि सोरठ वासियों में से सर्वप्रथम आने वालों के लिए थी। 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में उस समय सोरठ प्रदेश के विद्यार्थी कितने हो सकते थे। मेरा अपना ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ जाती थी। मेरे हाथों कोई भी ऐसा काम बने जिससे शिक्षकों को मुझे डांटना पड़े अथवा शिक्षकों का वैसा ख्याल बने तो वह मेरे लिए असह्य हो जाता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया, इसका मुझे बड़ा दुख रहा। मैं खूब रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा एक प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराबजी एदलजी गिम्मी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम करते और लेते और अच्छी तरह पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मुझे इनसे अरुचि थी। इनके अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही न था। न जाने मैं मेरा शर्मीला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूँ कि वह मेरी अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरा यह गलत ख्याल बना हुआ था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। बाद में मैं समझा कि विद्याभ्यास में व्यायाम का अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ। उसका कारण यह रहा कि मैंने पुस्तकों में खुली हवा में घूमने जाने की सलाह पढ़ी थी और वह मुझे रुचि थी। इसके कारण हाई स्कूल की उच्च कक्षा से ही मुझे हवाखोरी की आदत पड़ गई थी। वह अंत तक बनी रही। टहलना भी व्यायाम तो ही है। इससे मेरा शरीर अपेक्षाकृत सुगठित बना। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा।
स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंचता और सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए मुझे कसरत से छुट्टी दी जाए, पर गिम्मी साहब छुट्टी क्यों देने लगे। एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी, आसमान बादलों से घिरा था, इसलिए समय का कोई अंदाज नहीं लगा पाया। मैं बादलों से धोखा खा गया। जब कसरत के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गिम्मी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिर था। मुझसे कारण पूछा गया, मैंने सही कारण बता दिया। उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने ठीक से स्मरण नहीं है, इतना जुर्माना मुझे लगा दिया। मैं झूठा ठहरा, मुझे बहुत दुख हुआ। कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठा नहीं हूं? कोई उपाय न रहा। मन महसूस कर रह गया। रोया, समझा कि सच बोलने वाले और सच्चा काम करने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के समय में इस तरह की मेरी यह पहली और आखिरी गलतफहमी थी। मुझे धुंधली सी याद है कि आखिर मैं वह जुर्माना माफ़ करा सका था। मैंने कसरत से तो मुक्ति कर ही ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा, इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक गलती की सजा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं यही जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है, यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया था, पर ठेठ विलायत जाने तक यह बना रहा। बाद में और खास करके दक्षिण अफ्रीका में, जब मैंने वकीलों के तथा दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पक्के घड़े पर कहीं गला जुड़ता है। जवानी में मैंने जिसकी उपेक्षा की उसे मैं आज तक नहीं कर सका। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक लें और समझें कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है। मेरी तो यह राय बनी है कि बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से उन्हें पहचानता है, उसी तरह अक्षर पहचानना सीखे और जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर हो गए। इस समय के विद्याभ्यास के दूसरे 2 संस्मरण उल्लेखनीय हैं। ब्याह के कारण जो 1 साल नष्ट हुआ था, उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी थी। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थी को इसके लिए अनुमति मिलती थी। इस कारण तीसरी कक्षा में मैंने 6 महीने रहा और गर्मी की छुट्टियों से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे 4थी कक्षा में बैठाया गया। इस कक्षा से थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने लगती थी। मेरी समझ में कुछ ना आता था। भूमिति भी 4थी कक्षा से शुरू होती थी। मैं उसमें पिछड़ा हुआ था ही 30 पर मैं उसे बिल्कुल समझ नहीं पाता था। भूमिति शिक्षक अच्छी तरह समझाकर पढ़ाते थे, पर मैं कुछ समझ ही न सकता था। मैं अक्सर निराश हो जाता। कभी कभी यह भी सोचता कि 1 साल में 2 कक्षाएं करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊं, पर ऐसा करने में मेरी लाज आती और जिन शिक्षक ने मेरी लगन पर भरोसा करके मुझे चढ़ाने की सिफारिश की थी, उनकी भी लाज जाती। इस भय से नीचे जाने का विचार तो छोड़ ही दिया।
जब प्रयत्न करते करते मैं यूक्लिड के 13वें प्रमेय तक पहुंचा तो अचानक मुझे बोध हुआ कि भूमिति तो सरल से सरल विषय है जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है। इसमें कठिनाई क्या है? उसके बाद तो भूमिति मेरे लिए सदा ही एक सरल और सरस विषय बना रहा। भूमिति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। भूमिति में रटने की कोई बात थी ही नहीं, जबकि मेरी दृष्टि से संस्कृत में तो सब रटना ही होता था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू हुआ था। छठी कक्षा में मैं हारा। संस्कृत शिक्षक बहुत कड़े मिजाज के थे। विद्यार्थियों को अधिक सिखाने का लोभ रखते थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की होड़ रहती थी। फारसी सिखाने वाले मौलवी नरम मिजाज के थे। विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी तो बहुत आसान है और फारसी शिक्षक बहुत भले हैं। विद्यार्थी जितना काम करते हैं उतने से वे संतोष कर लेते हैं। मैं भी आसान होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी के वर्ग में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यह तो समझ कि तू किनका लड़का है। क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा? तुझे जो कठिनाई हो सो मुझे बता। मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे। तुझे यूं हारना नहीं चाहिए। तू फिर से मेरे वर्ग में बैठ। मैं शर्माया। शिक्षक के प्रेम की अवगणना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैं उस समय सीखा उतनी भी न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों में मैं जितना रस ले सकता हूँ उतना न ले पाता। मुझे तो इस बात का पश्चाताप होता है कि मैं अधिक न सीख सका, क्योंकि बाद में मैं समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अभ्यास किए बिना रहना ही न चाहिए। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की इस सरल से किसी को डरना नहीं चाहिए। इस सरल सी संख्या से भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोध हम पर न हो तो ऊपर की भाषाएं सीखना सिर्फ बोझ रूप न होगा, बल्कि उसमें बहुत ही आनंद आएगा। और जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरी का ज्ञान सुलभ हो जाता है। असल में तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत एक भाषा मानी जा सकती है। इसी तरह फारसी और अरबी एक मानी जाए। यद्यपि फारसी संस्कृत से मिलती जुलती है और अरबी का हिब्रू से मेल है, फिर भी दोनों का विकास इस्लाम के प्रकट होने के बाद हुआ है, इसलिए दोनों के बीच निकट का संबंध है। उर्दू को मैंने अलग भाषा नहीं माना है, क्योंकि उसके व्याकरण का समावेश हिंदी में हो जाता है। उसके शब्द तो फारसी और अरबी ही है। ऊंचे दर्जे की उर्दू जानने वालों के लिए अरबी और फारसी का ज्ञान जरूरी है, जैसे उच्च प्रकार की गुजराती, हिंदी, बंगला, मराठी जानने वाले के लिए संस्कृत जानना आवश्यक है। अगला अनुभाग, दुखद प्रसंग। मैं कह चुका हूँ कि हाई स्कूल में मेरे थोड़े ही विश्वास पात्र मित्र थे। कहा जा सकता है कि ऐसी मित्रता रखने वाले दो मित्र अलग अलग समय में रहे। एक का संबंध लंबे समय तक नहीं टिका, यद्यपि मैंने उस मित्र को छोड़ा नहीं था। मैंने दूसरी ही सोहबत की, इसलिए पहले ने मुझे छोड़ दिया। दूसरी सोहबत मेरे जीवन का एक दुखद प्रकरण है। यह सोहबत बहुत वर्षों तक रही। इस सोहबत को निभाने में मेरी दृष्टि सुधारक की थी। इन भाई की पहली मित्रता मेरे मंझले भाई के साथ थी। वे मेरे भाई की कक्षा में थे। मैं देख सकता था कि उनमें कई दोष हैं, पर मैंने उन्हें
वफादार मान लिया था। मेरी माताजी, मेरे जेठे भाई और मेरी धर्मपत्नी तीनों को यह सोबत कड़वी लगती थी। पत्नी की चेतावनी को तो मैं अभिमानी पति क्यों मानने लगा? माता की आज्ञा का उल्लंघन मैं करता ही न था। बड़े भाई की बात मैं हमेशा सुनता था, पर उन्हें मैंने यह कहकर शांत किया, उसके जो दोष आप बताते हैं उन्हें मैं जानता हूँ, उसके गुण तो आप जानते ही नहीं। वह मुझे गलत रास्ते नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसके साथ मेरा संबंध उसे सुधारने के लिए ही है। मुझे यह विश्वास है कि अगर वह सुधर जाए तो बहुत अच्छा आदमी निकलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे विषय में निर्भय रहें। मैं नहीं मानता कि मेरी इस बात से उन्हें संतोष हुआ, पर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मेरे रास्ते जाने दिया। बाद में मैं देख सका कि मेरा अनुमान ठीक नहीं था। सुधार करने के लिए मुझे मनुष्य को गहरे पानी में नहीं बैठना चाहिए। जिसे सुधारना है उसके साथ मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता में अद्वैत भाव होता है। संसार में ऐसी मित्रता क्वचित ही पाई जाती है। मित्रता समान गुण वालों के बीच शोभती और निभती है। मित्र एक दूसरे को प्रभावित किए बिना रह ही नहीं सकते। अतएव मित्रता में सुधार के लिए बहुत कम अवकाश रहता है। मेरी राय है कि घनिष्ठ मित्रता अनिष्ट है, क्योंकि मनुष्य दोषों को जल्दी ग्रहण करता है। गुण ग्रहण करने के लिए प्रयास की आवश्यकता है। जो आत्मा की ईश्वर की मित्रता चाहता है उसे एका ही रहना चाहिए अथवा समूचे संसार के साथ मित्रता रखनी चाहिए। ऊपर का विचार योग्य हो अथवा अयोग्य, घनिष्ठ मित्रता बढ़ाने का मेरा प्रयोग निष्फल ही रहा। जिन दिनों मैं इन मित्र के संपर्क में आया उन दिनों राजकोट में सुधार पंथ का जोर था। मुझे इन मित्र ने बताया कि कई हिंदू शिक्षक छिपे छिपे मांसाहार और मद्यपान करते हैं। उन्होंने राजकोट के दूसरे प्रसिद्ध गृहस्थों के नाम भी दिए। मेरे सामने हाई स्कूल में कुछ विद्यार्थियों के नाम भी आए। मुझे तो आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। कारण पूछने पर यह दलील दी गई, हम मांसाहार नहीं करते, इसलिए प्रजा के रूप में हम निर्वीर्य हैं। अंग्रेज हम पर इसलिए राज्य करते हैं कि वे मांसाहारी है। मैं कितना मजबूर हूँ और कितना दौड़ सकता हूँ सो तो तुम जानते ही हो। इसका कारण मांसाहार ही है। मांसाहार को फोड़े नहीं होते, होने पर झट अच्छे हो जाते हैं। हमारे शिक्षक मांस खाते हैं, इतने प्रसिद्ध व्यक्ति खाते हैं, सो क्या बिना समझे खाते होंगे? तुम्हें भी खाना चाहिए। खाकर देखो तो मालूम होगा कि तुम में कितना ताकत आ जाती है। ये सब दलीलें किसी एक दिन नहीं दी गई थी। अनेक उदाहरणों से सजाकर इस तरह की दलीलें कई बार दी गई। मेरे मंझले भाई तो भ्रष्ट हो चुके थे। उन्होंने इन दलीलों की पुष्टि की। अपने भाई की और इन मित्र की तुलना में मैं तो बहुत ही दुबला था। उनके शरीर अधिक गठीले थे। उनका शारीरिक बल मुझसे कहीं ज्यादा था। वे हिम्मतवर थे। इन मित्र के पराक्रम मुझे मुक्त कर देते थे। वे मन चाहा दौड़ सकते थे। उनकी गति बहुत अच्छी थी। वे खूब लंबा और ऊंचा कूद सकते थे। मार सहन करने की शक्ति भी उनमें खूब थी। अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन भी वे मेरे सामने समय समय पर करते थे। जो शक्ति अपने में नहीं होती उसे दूसरे में देखकर मनुष्य को आश्चर्य होता ही है। वैसे मुझे भी हुआ। आश्चर्य में से मोह पैदा हुआ। मुझ में दौड़ने कूदने की शक्ति नहीं के बराबर थी। मैं सोचा करता कि मैं भी इन मित्र की तरह बलवान बन जाऊं तो कितना अच्छा हो। इसके अलावा मैं बहुत डरपोक था। चोर, भूत, सांप आदि के डर से घिरा रहता था। ये डर मुझे खूब हैरान भी करते थे। रात कहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। अंधेरे में तो कहीं जाता ही ना था। दिए के बिना सोना लगभग असंभव था। कहीं इधर से भूत ना आ जाए, उधर से चोर ना आ जाए
और तीसरी जगह से सांप न निकल आए, इसलिए बत्ती की जरूरत तो रहती ही थी। पास में सोई हुई और अब कुछ सयानी बनी हुई पत्नी से भी अपने इस डर की बात मैं कैसे करता। मैं यह समझ चुका था कि वह मुझसे ज़्यादा हिम्मत वाली है और इसलिए मैं शर्माता था। सांप आदि से डरना तो वह जानती ही ना थी। अंधेरे में वह अकेली चली जाती थी। मेरे ये मित्र मेरी इन कमजोरियों को जानते थे। मुझसे कहा करते थे कि वे तो जिंदा सांपों को भी हाथ से पकड़ लेते हैं, चोर से कभी नहीं डरते, भूत को तो मानते ही नहीं। उन्होंने मुझे जचाया कि यह सारा प्रताप मांसाहार का ही है। इन्हीं दिनों नर्मद का नीचे लिखा पद स्कूलों में गाया जाता था। अंग्रेजों राज्य करे, देशी रहे दबाई, देशी रहे दबाई, जोने बेना शरीर भाई, पेलो 5 हाथ पुरो, पूरो 5 सेने। इन सब बातों का मेरे मन पर पूरा पूरा असर हुआ। मैं पिघला। मैं यह मानने लगा कि मांसाहार अच्छी चीज है, उससे मैं बलवान और साहसी बनूंगा। समूचा देश मांसाहार करे तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। मांसाहार शुरू करने का दिन निश्चित हुआ। इस आरंभ का अर्थ सब पाठक समझ नहीं सकेंगे। गांधी परिवार वैष्णव संप्रदाय का है। माता पिता बहुत कट्टर वैष्णव माने जाते थे। हवेली में वैष्णव मंदिर में हमेशा ही जाते थे। कुछ मंदिर तो परिवार के ही माने जाते थे। फिर गुजरात में जैन संप्रदाय का बड़ा जोर था। उसका प्रभाव हर जगह हर काम में पाया जाता है। इसलिए मांसाहार का जैसा विरोध और तिरस्कार गुजरात में और श्रावकों तथा वैष्णवों में पाया जाता है, वैसा हिंदुस्तान में या सारी दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। मेरे ये संस्कार थे। मैंने माता पिता का परम भक्त था और मैं मानता था कि वे मेरे मांसाहार की बात जानेंगे तो बिना मौत के उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। जाने अनजाने मैं सत्य का सेवक तो था ही। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि उस समय मुझे यह ज्ञान न था कि मांसाहार करने में माता पिता को धोखा देना होगा। ऐसी हालत में मांसाहार करने का मेरा निश्चय मेरे लिए बहुत ही गंभीर और भयंकर बात थी। लेकिन मुझे तो सुधार करना था। मांसाहार का शौक नहीं था। यह सोचकर कि उसमें स्वाद है, मैं मांसाहार शुरू नहीं कर रहा था। मुझे तो बलवान और साहसी बनना था। दूसरों को वैसा बनने के लिए न्यूतना था और फिर अंग्रेजों को हराकर हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराना था। स्वराज, स्वराज शब्द उस समय तक मैंने सुना ही नहीं था। सुधार के इस जोश में मैं होश भूल गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, यह मैं महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी पुस्तक सत्य की प्रयोग आत्मकथा पढ़कर सुना रही हूँ। मैंने इसमें अपनी तरफ से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। तो एंजॉय करिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट अनुभाग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आनंद आ रहा है तो प्लीज़ like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.